गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री की आज की क्लास में हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने हेस लॉ पढ़ा था और हेस लॉ के एप्लीकेशन देखे थे, यानी हेस लॉ की हेल्प से हम किस तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं या फिर हीट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी से क्या मतलब है, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी की क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बंध ऊर्जा के बारे में। बॉन्ड एनर्जी, देखिए जब भी कोई बंध बनता है या फिर मैं ये कहूं जब भी कोई बंध टूटता है तो एनर्जी चेंज होता है, यानी एंथैल्पी चेंज होता है। अगर आप किसी बंध को तोड़ोगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी उष्मा अवशोषित होगी। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक मोल सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस के अणुओं में किसी बंध विशेष को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो उस बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। यानी एक मोल सब्सटेंस के अणुओं में किसी बंध विशेष को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। एक मोल सब्सटेंस की बात हो रही तो एक मोल सब्सटेंस में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है मोल इनवर्स। ठीक है, यानी एक मोल सब्सटेंस में अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 है। इसका मतलब सभी अणुओं में बंध विशेष की संख्या भी कितनी होगी? इतनी होगी, क्योंकि हम एक अणु के एक अणु में एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक अणु में एक बंध को तोड़ रहे हैं। तो जब एक मोल पदार्थ की बात कर रहे हैं तो अणुओं की संख्या इतनी होगी, तो इतने अणुओं में बंध विशेष की संख्या भी कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। यानी इतने बंधों को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उस बंध की बंध ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो बंध ऊर्जा का क्या मतलब हुआ? बंध ऊर्जा का मतलब हुआ कि किसी भी एक मोल पदार्थ के अणुओं में, एक मोल पदार्थ के अणुओं में किसी बंध विशेष को तोड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। तो मैं बात करूं जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो ही एटम से बना जो मॉलिक्यूल है, जैसे Cl2 है, HCl है, Cl2 है, HCl है। ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं इनमें एक ही बंध होता है। ठीक है, यानी Cl को कैसे लिखते हैं? Cl Cl, और HCl को कैसे लिखते हैं? H और Cl। इसमें एक ही बंध होता है, तो इसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि ये जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वही क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। अब मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बंध होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O है। ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि एक से ज्यादा एटम्स से बने हुए मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक से ज्यादा बंध होते हैं। इनमें समान बंधों को तोड़ने के लिए भी अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे H2O की बात करूं तो H2 यानी कि OH, H2O के अंदर दो क्या है? OH बंध है, दोनों OH बंध सेम है। ठीक है, लेकिन इन दोनों OH बंधों को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बॉन्ड एनर्जी जो होती है, पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी रिमेनिंग मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं H2 में एक H बॉन्ड तोड़ूंगी तो क्या बचेगा? OH बच जाएगा, यानी एक बंध तो टूट गया, यानी ये बंध टूट गया। ठीक है, OH बच गया। इस OH में से अब इस रिमेनिंग मॉलिक्यूल क्या बचा? OH। इस OH में से इस बंध को तोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? अलग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, पहले अगर बंध तोड़ते हैं, कोई भी OH बंध तोड़ते हैं ये H2O मॉलिक्यूल के अंदर, तो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी 498 किलो जूल। अगर रिमेनिंग OH बॉन्ड को तोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी 428 किलो जूल। यानी कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सेम बॉन्ड है, उसके बाद भी उनकी क्या है? बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट आएगी, क्योंकि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो रिमेनिंग मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करती है।
तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन हम ये करते हैं कि ये जो बॉन्ड एनर्जीज आती है इनका हम एवरेज निकालते हैं, यानी कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। किस तरह से, जैसे H2 की बात करूं तो जैसे पर OH मॉलिक्यूल की जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी 298 प्लस 220 498 प्लस 428 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि दो OH बॉन्ड है, दोनों सेम है, दोनों की अलग अलग बॉन्ड एनर्जी इसलिए आती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, क्योंकि जब एक बॉन्ड टूट जाता है तो रिमेनिंग बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो वो मॉलिक्यूल के नीचे पर, रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो बचा है उसके नीचे पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से जैसे मैं अदर एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है। इस CH4 में हमें पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है और 4 क्या CH बॉन्ड होते हैं और चारों CH बॉन्ड सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक CH बॉन्ड तोड़ा तो x किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। ठीक है, x किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और बचा क्या, CH3 बच गया एक, तो CH बॉन्ड टूट गया, CH3 बच गया। अब जो CH बॉन्ड और तोड़ूंगी वो CH बॉन्ड इस CH3 पे डिपेंड करेगा। यहाँ CH बॉन्ड टूटा तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था, CH4 के नीचे पे डिपेंड कर रहा था। अब जो CH बॉन्ड टूटेगा वो CH3 के नीचे पे डिपेंड करेगा। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, यानी y किलोजूल होगी। और नेक्स्ट जो बचेगा CH बॉन्ड उसके लिए Z किलोजूल और लास्ट में मान लीजिए A किलोजूल, यानी क्या ओवरऑल क्या मिल गया अपने, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। यानी कुल मिला के मेरा मतलब है कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई भी जो सेम बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए भी रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो रिमेनिंग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो रिमेनिंग मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो इनके लिए अलग अलग एनर्जीज याद नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इनकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। जैसे कि CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है इसलिए एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है बॉन्ड एनर्जी। अब मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी के क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए कई बार बॉन्ड एनर्जी कमेंटली दी होती है, जैसे CH4 की बात करूं तो इसमें चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी हुई होती है 1664 समथिंग होती है। तो हम उस कंडीशन में एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी के क्या क्या एप्लीकेशन। पहले मैं बात करूं हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ऊष्मा। देखिए हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है तो उस रिएक्शन में जो भाग लेने वाला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी स्ट्रक्चर ज्ञात होनी जरूरी है। यानी कि ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने बॉन्ड है और किन किन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और कितने बॉन्ड बने हुए हैं। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी हम बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हम हीट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 Cl2 से बन रहा है CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, यानी इस दौरान होने वाला हीट ऑफ रिएक्शन हमें ज्ञात करना है, यानी इस रिएक्शन के दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ वो हमें ज्ञात करना है। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ देखिए CCl बॉन्ड बन रहा है और HCl बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन क्लोरीन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि जैसे जब भी किसी बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी जब एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है यानी एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम
पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। और अगर किस दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम क्या करेंगे, वो जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ जैसे हम इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर रहे हैं और हमें दी हुई है कि जैसे CH बॉन्ड है, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो है A किलो जूल, इसके लिए है B किलो जूल और इसके लिए है C किलो जूल और इस HCl बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए D किलो जूल। तो इस रिएक्शन के दौरान होने वाला जो एथैल्पी चेंज है या फिर कहूँ कि हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक CH बॉन्ड बन रहा है, CH3 तो रिमेनिंग बचा हुआ है, यानी एक CH बॉन्ड टूट रहा है। तो CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस CCl के बीच में एक ही Cl2 है, एक ही बंद टूट रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बने, दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इसलिए मैंने क्या नेगेटिव लिखा है। माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो होने वाला एंथैल्पी चेंज आएगा, हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, वो क्या आएगा, A प्लस B माइनस C माइनस D, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये जो मैंने ये पहले भी बताया आपके, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो भी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज होता है वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है, रिएक्शन के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, और अगर रिएक्शन गैसेस है तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे ये जो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हो, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो एनर्जीज लिखी जाएंगी। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की, यानी बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा। देखिए जैसे बात करूं मैं बेंजीन की, यानी C6H6, 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनेगा, बेंजीन। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हमें गिवन है कि जैसे अब हमें अभी मैंने क्या बताया कि जब भी हम बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन ये सब ज्ञात करेंगे तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या जो स्ट्रक्चर है वो ज्ञात होनी चाहिए। अब हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, H, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इस तरह से बेंजीन की संरचना होती है। ठीक है, कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिसोसिएशन एनर्जी या फिर मैं कहूँ बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, मान लीजिए एक्स दे रखी है, और इसमें जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है वो वाई दे रखी है, सी एच जो है बॉन्ड एनर्जी है वो जेड दे रखी है, और सी मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए ए बी और सी, और जो सी सी सिंगल बॉन्ड है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी दे रखी है डी। ठीक है, तो इन सब की हेल्प से हमें क्या ज्ञात करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग कितना हो रहा है, एक 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। ठीक है, अब माइनस माइनस इसलिए ले गए क्योंकि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C माइनस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C माइनस 6 हाइड्रोजन बन रहे ना, 6 CH बन रहे हैं, यानी 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, यानी डेल H
इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी 3 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी बॉन्ड की बात पहले करिए ना, तो 3 इंटू डी माइनस 3 इंटू सी, इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, अगर ये रिएक्शन इस तरह से दिखाई गई हो, यानी 6C सॉलिड की जगह क्या ले लिया मैंने, गैस ले लिया, 3H2 गैस से बन रहा है C6H6, ठीक है, इस तरह से दिखाई गई हो, तो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, यानी इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी आपको गिवन होगी, यानी कि न्यूमेरिकल में आपको दी हुई होगी, तो वो सब्लिमेशन एनर्जी आप क्या करोगे, यहाँ ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जब हीट ऑफ फॉर्मेशन अपन क्या कर रहे हैं, जब कोई भी जो कंपाउंड है वो अपने अवयवी तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन जो अवयवी तत्व अपनी मूलभूत अवस्था में होने चाहिए। तो कार्बन की मूलभूत अवस्था क्या है, सॉलिड है। अगर गैस फॉर्म में दिया है, यानी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा अवशोषित की उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए वो क्या है, वो एक्स है, तो हीट अब्जॉर्ब करी, यानी कि कार्बन का एक एटम कार्बन जो है वो एक कार्बन जो है वो गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हुआ, तो मान लीजिए एक्स किलोजूल एनर्जी उसने अब्जॉर्ब करी, यानी सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है, एक्स किलोजूल। कार्बन कितने, 6 कार्बन है, यानी कि मैं कह रही हूँ कार्बन का एटोमाइजेशन या फिर कहूँ सब्लिमेशन एक ही बात है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ 6 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 6 इंटू एटोमाइजेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कि ये अब्जॉर्ब की एनर्जी एटोमाइजेशन के लिए, इतनी 6 कार्बन के एटोमाइजेशन के लिए या सब्लिमेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, प्लस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ये माइनस होगी क्योंकि इन बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी डेल एच एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी माइनस 3 इंटू डी और माइनस 3 इंटू सी। ठीक है, इस तरह से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करते हैं बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से। अब मैं बात करती हूँ कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बॉन्ड एनर्जी का, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। देखिए, हम जो बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से किसी भी कंपाउंड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, उसका मान, और अगर प्रैक्टिकली तौर पे उस कंपाउंड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका कंपेयर करें तो वो लगभग सेम आता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपन ने बेंजीन देखा, तो उसमें रेजोनेंस होता है, तो बेंजीन की अगर हम बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे और जो प्रैक्टिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन देखें, तो उसमें डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस होता है, वो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यानी इस तरह से बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हम उस कंपाउंड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो ज्ञात कर लेंगे, और प्रैक्टिकली तौर पर जो उस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका कंपेयर करके हम क्या कर लेंगे, किसी भी जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात कर लेंगे। तो ये तो बॉन्ड एनर्जी। आज से हमारी थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट होगी। देखिए, मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में आपको हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ सब्लिमेशन या फिर कहूँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सब बताया। तो इन सब पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप अपनी बुक में इन न्यूमेरिकल को करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो थर्मोडायनेमिक्स थी उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है वो आपके जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।